नमस्कार, सुप्रभात। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ई क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं हिंदी सामान्य के अध्याय संस्कृति का स्वरूप इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल और ये गद्यखंड के अंतर्गत निबंध की विधा है। गद्यखंड की विधा निबंध है, यानी कि ये निबंध है संस्कृति का स्वरूप। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इस पाठ के अंतर्गत पहली बात तो ये कि हम संस्कृति का स्वरूप इस पाठ के बारे में समझेंगे, और दूसरा लेखक परिचय के बारे में, यानी कि लेखक कौन है इस पाठ के, वासुदेव शरण अग्रवाल, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेखक परिचय से। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल एक हिंदी गद्य साहित्य के एक अच्छे निबंधकार हैं, और उन्हीं के इसी के अंतर्गत आज का उनका ये निबंध जो है वो संस्कृति का स्वरूप, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा इनके बारे में भी देख लेते हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म मेरठ जनपद के उत्तर प्रदेश के खेड़ा नामक ग्राम में सन 1904 में और मृत्यु सन 1967 ईस्वी में हुई थी। इनके माता पिता निवास का जो निवास है वो लखनऊ में होने का इनका बचपन लखनऊ में बीता, और प्रारंभिक इनकी जो शिक्षा थी वो लखनऊ में हुई। लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए के उपरांत पीएचडी, डीलिट की आदि की उपाधियां उन्होंने प्राप्त की। इनकी जो शिक्षा का स्तर यहाँ तक का था और उनके शिक्षा क्षेत्र ये रहा। अब इनके थोड़ी सी जो अचीवमेंट, यानी कि इनकी जो उपलब्धियाँ हैं, थोड़ा सा इस साहित्य के क्षेत्र में उन पर भी देख लेते हैं, उस पर दृष्टि डालते हैं, और दूसरे इनकी कुछ इसके अलावा भी और रचनाएँ हैं उनको भी हम इसमें देखेंगे। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल को साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया गया। फाइन आर्ट सेक्शन मुंबई के सभापति और ऑल इंडिया ओरिएंटल कांग्रेस के सभापति भी ये लेखक रहे हैं। इनकी लिखी और संपादित पुस्तकों में उर्ज्योति, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, कादम्बरी, मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत, पन्नी की, कालीन भारतवर्ष, प्रतिपुत्र और इसके अलावा अन्य कई आदि प्रमुख इनके ग्रंथ रहे हैं। इनका हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही उच्च स्थान है, श्रेष्ठ स्थान है। अब लेखक परिचय के बाद अब इस पाठ के केंद्रीय भाव को हम थोड़ा देखते हैं, समझते हैं, क्योंकि हम इस पाठ में केंद्रीय भाव को इसलिए विशेष महत्व दे रहे हैं और देते हैं कि केंद्रीय भाव पढ़ने से, उसको समझने से, जो भी पाठ हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में हमें पूरी तरह से उस शीर्षक के बारे में, उस पाठ के बारे में, उसके निहित भाव को हम अच्छे से जब समझ लेते हैं तो पाठ को समझना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए आप भी जब पढ़ें किसी पाठ को, उसका केंद्रीय भाव किसी प्रकार से आप उसको अनदेखा ना करें। इस निबंध में लेखक ने बताया कि संस्कृति शब्द बड़ा व्यापक है। संस्कृति, अगर अंग्रेजी में इसकी बात की जाए तो कल्चर यानी कि संस्कृति। तो सब जानते हैं कि हमारी संस्कृति है भारतीय संस्कृति, जिस संस्कृति से हम बिलोंग करते हैं, जिस संस्कृति से हम हैं वो भारतीय संस्कृति है। तो इस संस्कृति के बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे। और संस्कृति शब्द का मूलतः अगर बात की जाए तो संस्कृति शब्द के बारे में ही, उसके जो व्यापक अर्थ हैं, उसके जो भाव हैं, उसका जो विस्तार क्षेत्र है, उसके बारे में हम अच्छे से यहाँ पर पढ़ेंगे। तो लेखक ने इस निबंध में बताया है, क्या बताया है कि संस्कृति शब्द जो है वो बहुत ही व्यापक है, यानी कि उसका विस्तार बहुत बड़ा है। अगर देखा है, संस्कृति परंपरा का भी मिलती जुलती शब्द है, और सांस्कृतिक कार्य बहुत फल देने वाला एक बड़ा वृक्ष है। संस्कृति मनुष्य के भूत, यानी कि उसके गुजरे हुए कल, यानी कि भूतकाल, वर्तमान और भावी जीवन, यानी कि उसके भविष्य का सर्वांगीण विकास तथा उसकी पूर्णता का आधार है। हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, वो क्या है, व्यक्ति के, यानी कि मानव जीवन के भूतकाल, यानी कि उसके गुजरे हुए समय का, उसके भूतकाल का, और इस समय का, यानी कि वर्तमान काल का, और भावी जीवन, यानी कि उसके भविष्य काल का, यानी कि तीनों समय का क्या है, सर्वांगीण विकास करने की उसकी पूर्णता का एक आधार माना जाता है जो संस्कृति है। तो मनुष्य का जीवन कभी रुकता नहीं, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता चला जाता है। सब जानते हैं इस बात के लिए, सभी वाकिफ हैं इसी तरह से।
आप जानते हैं कि हमारा जो यानी कि जो मानवीय सभ्यता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि उसका विकास पीढ़ी दर पीढ़ी होता चला गया है। अलग अलग ऐसी बात नहीं है कि एक ही तरह का विकास हुआ हो, एक ही तरह का उसमें बदलाव देखने को मिला हो। जैसे जैसे मानवीय सभ्यता का विकास होता गया है, हम सभी सामाजिक विज्ञान में पढ़ चुके हैं। आज मानव से यानी कि मनुष्य का जहाँ से विकास हुआ है माना जाता है, वहाँ से संस्कृति का भी विकास धीरे धीरे होता चला गया। अगर मानवीय सभ्यता का विकास हुआ है, सभ्यता और संस्कृति लगभग, और यह परंपरा कहने का मतलब ये है तो तीनों लगभग एक जैसे मिलते जुलते शब्द हैं और संस्कृति के ही पर्याय माने जाते हैं। तो कई तरह की संस्कृति या सभ्यता की हम जैसे बात करते हैं तो इतिहास में आपने पढ़ा होगा, चीन की सभ्यता है, संस्कृति है, मिस्र की सभ्यता संस्कृति है, और हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी आपने पढ़ा है। तो ये सब कैसी हैं? मानवीय सभ्यताएं हैं और इनका विस्तार क्षेत्र काफ़ी बड़ा था। तो इस तरह की ये संस्कृति के बारे में, उस कल्चर के बारे में हम बात करते हैं कि मानवीय सभ्यता यानी कि मनुष्य के लिए संस्कृति शब्द का कितना व्यापक उपयोग या उसकी जो सार्थकता, उस सार्थकता के बारे में हम यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे जो लेखक ने इसमें बताया है। तो संस्कृति के विविध रूपों का उत्तराधिकार हमारे साथ साथ चलता जाता है। हम अगर बात करें तो संस्कृति शब्द यानी कि जो मनुष्य के साथ साथ जैसे चलता जाता है तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, और पीढ़ी दर पीढ़ी चलने का मतलब इसमें ये होगा कि हम विविध रूपों में इसको अपनाते चले जाते हैं, और उसका जो उत्तराधिकार है यानी कि उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कहने का मतलब ये है, तो उसका उत्तराधिकारी क्या है? मनुष्य ही है, क्योंकि उससे संस्कृति उसकी ही जुड़ी हुई है कि नहीं। तो इस तरह से अब देखते हैं क्या है कि धर्म दर्शन साहित्य ये उसी के अंग हैं। अब लेखक आगे क्या कहते हैं कि संस्कृति को लेखक ने मन का मन, प्राणों का प्राण और शरीर का शरीर निरूपित किया है। राष्ट्र संवर्धन का सबसे प्रबल कार्य संस्कृति की साधना है, इसलिए बुद्धि का संबल लेना आवश्यक है। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य लेखक का ये है कि संस्कृति को पहली बात तो उन्होंने क्या बताया है? मन का मन है, तो उसको क्या है? मुख्य रूप से उसका केंद्रीय बिंदु मानने का, बताने का प्रयास किया गया है कि प्राण है, अगर जैसे हमारे प्राण है तो वो प्राणों का प्राण है हमारी संस्कृति, और शरीर का शरीर है, इसको निरूपित किया गया इस तरह से। और यदि हम राष्ट्र का संवर्धन यानी कि अगर उसका विकास चाहते हैं, उसका विकास करते हैं, वो संस्कृति पर आधारित है, और इसका प्रबल कार्य संस्कृति की साधना है। ये साधना मतलब संस्कृति की तपस्या कर रहे हैं, कहने का तात्पर्य ये है। और उसमें अपनी बुद्धि का संबल लेना बहुत ही आवश्यक है, उसका आधार होना चाहिए। हम अगर संस्कृति को अपनाते हैं, किसी भी संस्कृति को अपनाने का सबसे बड़ा उसका रीजन या मतलब कारण कह सकते हैं, और उसका आधार कह सकते हैं, तो वो क्या हो सकता है? हमारे अंदर बुद्धि का होना आवश्यक है, ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। अब आगे क्या कहा है कि पूर्व और नूतन का जहाँ मेल होता है, यानी कि पहले का, ठीक है ना, पूर्ववर्ती और परवर्ती दोनों चीज़ें। तो परवर्ती का मतलब अगर हम कह सकते हैं तो आज जो हमने अपनाया है बाद का है कि नहीं, पहले के बाद का मतलब आज का जो है नूतन यानी कि नया। तो पहले का यानी कि पूर्व का और नूतन का जहाँ मेल होता है वहीं उच्च संस्कृति की उपजाऊ भूमि होती है। तो ऐसा तो है नहीं, कहने का मतलब ये है कि हम अगर पीढ़ी दर पीढ़ी किसी चीज़ को एकदम से तो नया कुछ आया नहीं है, क्योंकि एक दूसरे से वो जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो परंपरा इस तरह की ही जो वस्तु है वो क्या है? परंपरा इस तरह से जो चल रही है मानवीय सभ्यता के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती है, तो वो हमारे लिए क्या है? एक दूसरी पीढ़ी के लिए हस्तांतरित होते चले जाते हैं। तो उसी के लिए हम अगर कह सकते हैं तो वास्तविकता में वही संस्कृति है। अब इसमें क्या है कि पूर्व में और नए में यानी कि उसका दोनों का जहाँ पे क्या होता है? मेल होता है। यानी कह सकते हैं कि संस्कृति जो है वो पूर्व का और नएपन का यानी कि पूर्व का और नूतन का क्या है? एक सेतु, ठीक है ना। अगर माध्यम का बात करें, मीडिएटर से कह सकते हैं, तो उसके लिए सबसे क्या है? आवश्यक है। एक उपजाऊ भूमि है जहाँ पे हम अपने आचार विचारों के साथ उसको अपना सकते हैं और नए नए उसमें की क्या कह सकते हैं, उसके लिए नए नए विचारधाराएँ जोड़ते चले जाते हैं। अगला है कि मनुष्यों के चरित्र मनुष्यों के कारण स्वयं मनुष्यों द्वारा ही निश्चित किए जाते हैं, ये सत्य है। हमें दुराग्रहों से मुक्त होकर ही प्रत्येक वस्तु को कसौटी पर कसकर देखना होगा, तब यह जीवन को किसी नई पद्धति या संस्कृति को जन्म नहीं दे पाता। इसलिए पूर्वकालीन संस्कृति के जो निर्माणकारी तत्व हैं उन्हें लेकर हम कर्म में लगे और नई वस्तु का निर्माण करें। तो अगर संस्कृति की बात यहाँ तक की जाती है तो संस्कृति
जो शब्द है वो तो काफ़ी विस्तारपूर्ण बताया है, काफ़ी व्यापक बताया है, तो उसके लिए हम और विस्तार से इसको चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे इसमें। लेकिन कहने का यहाँ पे एक तात्पर्य यह हुआ कि तब यह जीवन की नई पद्धति या संस्कृति को जन्म नहीं दे पाता। क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति कर्म से भयभीत होकर अगर वो क्या हो जाता है, अपने कर्म से भयभीत हो जाता है, तो मुझे वही काम करना है, मतलब डर जाता है। कहने का मतलब ये है हर एक मनुष्य का क्या, ये संसार क्या है, कर्म प्रधान, तो कर्म प्रधान होने के साथ साथ अब करना क्या पड़ेगा, मनुष्य के लिए कर्म तो करना ही होगा, है कि नहीं। अब कर्म में भी क्या होता है, अच्छा कर्म भी होता है, बुरा कर्म भी होता है, लेकिन यहाँ पे संस्कृति जो है वो बुरे कर्म के लिए तो परिचायक है नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो मनुष्य अपने जो कर्म उसका है, वास्तविकता में उसका कर्म होना चाहिए, वो अगर पूरा करता चला जाता है, ठीक है ना, कर्म और धर्म की दोनों ही बातें एक जैसी हो जाती हैं। तो मनुष्य का कर्म करना एक धर्म जैसा ही है, क्योंकि बगैर कर्म किए तो उसके लिए कुछ प्राप्त होता ही नहीं है, इसलिए संस्कृति का जन्म वहीं हो पाता है। अगर अकर्मण्य व्यक्ति, अगर मानव सभ्यता में अकर्मण्यता यानी कि आलस्यपन अगर आ जाता है, तो संस्कृति फिर हमारी आगे नहीं हो पाती है, नहीं बढ़ पाती है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमारे लिए, उसको या यूँ कहें कि उसको पुनर्जीवित करना या उसको जीवंतता दिए रहना या जीवंत बनाए रखना, उसके लिए मनुष्य के लिए कर्मशील होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। जिससे हम क्या कर सकते हैं, संस्कृति के निर्माणकारी तत्वों को प्रयोग में लाकर उसकी नई संस्कृति का निर्माण या नए विचारों का या नई वस्तु का निर्माण हम तभी कर सकते हैं। अब हमारे लिए कोई चीज़ बनानी है, मान लीजिए नई चीज़, यानी कि ये टेबल ही है या बोर्ड है या ये मकान है, तो उसके लिए हमें विभिन्न प्रकार की अलग अलग सामग्री लानी पड़ेगी कि नहीं। अगर नई कोई चीज़ बनानी है, अब वैसे तो रखी रखाई मिल नहीं जाएगी, तो यहाँ पर भी यही चीज़ लागू होती है। तो ये हुई अभी केंद्रीय भाव, हमने थोड़ा सा समझा इसको और पढ़ा। तो इस केंद्रीय भाव से यानी संस्कृति के स्वरूप का थोड़ा सा जो उसका विस्तार है संस्कृति शब्द का, वो काफ़ी स्पष्ट हो जाता है। और अगले वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे, इस पाठ के बारे में और भी पढ़ेंगे। अगर आप यदि आपको किसी प्रकार से इस पाठ से संबंधित या समस्या है कोई भी इस वजह से संबंधित, तो आप संबंधित शिक्षक से विद्यालय में उपस्थित होकर इस समस्या का निराकरण कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।